नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 लाख फाइटर्स हमास के पास रिक्रूट हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, हम 10, 20 हजार, 40 हजार की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 लाख फाइटर्स की बात कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद वक्त जो है वो हमास के फाइटर्स की तादाद 30 से 40 हजार थी। जो रिसेंट नए जो स्टैट सामने आए उसमें भी 35 से 40 हजार फाइटर्स हमास के पास थे। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है वो तो इजराइल के मुकम्मल शिकस्त की और इसके तबाह मुकम्मल होने का सबूत है। 2 लाख फाइटर्स की हम बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी आर्मी हमास ने तैयार कर ली है और हम देख रहे हैं कि इजराइल को जो वहां पर शिकस्त हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो कमांडो फोर्स जो है वो इन्फेंट्री के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है और 21 महीनों बाद भी अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद इजराइल वहां पर जब विक्ट्री क्लेम नहीं कर सका है तो वजूहात क्या हैं। तो 2 लाख फाइटर्स नाज़रीन हमास के पास तैयार हो गए हैं। सैकड़ों न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान कह रहा है कि उनके पास मौजूद हैं और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त दुनिया वो बहरान देख रही है जो पिछले 80 सालों में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा बहरान, मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़ा बहरान इससे पहले नहीं देखा गया। पूरी दुनिया उसकी लिपेट के अंदर आ चुकी है और जापान और साउथ कोरिया जैसी मजबूत तरीन इकोनॉमीज हिल गई हैं। यूरोप पूरे का पूरा हिल गया है। ट्रंप ने जो तिजारती जंग का आगाज कर दिया है वो इतनी जब पूरी दुनिया के लिए तबाही लाने वाली है, वो इतनी ज्यादा दुनिया को डैमेज करने जा रही है कि अनइमेजिनेबल उसके नतीजे जो है वो आने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक हंगामी सूरत हाल है, हंगामी राब्ते हो रहे हैं। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूरोप पहुंच गए हैं और पहुंचे भी संडे के दिन है। कल वहां पर पहुंचे और इस वक्त उनका यूरोप का दौरा जो है वो जारी है और संडे के रोज यानी वहां पर दौरा नहीं होता है, तो इंतहाई अनयूजुअल। तो वहां पर इस तरह के जब राब्ते हो रहे हैं। साउथ कोरिया जापान का जो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर मुकम्मल तौर पर शेक कर गया है। साउथ कोरिया ने ऐलान किया है कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर वॉशिंगटन जा रहे हैं और अगर हमारे मामलात अमेरिका से तय ना हुए तो फिर ये दुनिया जान लेके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, क्योंकि साउथ कोरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग उनकी बड़ी कंपनी है, बाकी बड़ी कंपनीज है और ये दुनिया को जो चिप्स हैं वो फराम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं अगर ट्रंप ने अपने टैरिफ वापस ना लिए। तो ये जो मजबूत तरीन ममालिक हैं और अमेरिकी एम्पायर के मजबूत तरीन पिलर हैं, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया और कनाडा, ये पूरी तरह से इनका ट्रस्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर शेक कर गया है और उल्टा अमेरिका ने इनको तारीख के सबसे बड़े क्राइसिस में डाल दिया है। इनकी इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा उसके ऊपर सबसे बड़ा वार कर दिया है और अब ये मुल्क जो है वो एक ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो वो आने वाले हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। दुनिया में जो क्राइसिस है उसका बरहरास्त ताल्लुक गजा पर कैसे उसका असर पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर, ईरान जंग पर मामलात कैसे आगे चलेंगे, ये आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो टैरिफ है, टैरिफ लगने के बाद जो ट्रंप ने ताज़ा तरीन अनाउंस किया, ट्रंप ने आने के फौरी बाद अनाउंस किए थे, फिर उसका जो नतायज सामने आए थे, ट्रंप को 48 घंटों के अंदर अंदर टैरिफ वापस लेना पड़ गए थे और फिर यह अंदाजा हुआ कि भाई ट्रंप को समझ आ गई है और ट्रंप दोबारा टैरिफ नहीं लगाएगा। लेकिन ट्रंप ने दोबारा से दुनिया पर टैरिफ लगा दिया और 1 अगस्त से वो इंपोज होंगे, लेकिन सबको लेटर भेजकर बता दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर इतने लग रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इतने लग रहे हैं और दुनिया पहले ही हिल गई है। यानी जब अनाउंस हो गए हैं तो उसके असरात जब वो आना शुरू हो गए और बड़े रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं। यानी ट्रंप ने जब दोबारा से टैरिफ अनाउंस किए हैं तो बड़े रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर ये टैरिफ का फैसला ट्रंप की जानिब से वापस नहीं लिया गया और ये मामला तय ना हुए तो सिर्फ 1 महीना लगेगा अमेरिकी एम्पायर को गिरने में। सिर्फ 1 महीना, सेंचुरीज लगी हैं इस एम्पायर को खड़ा करने में, लेकिन इसको गिरने में सिर्फ 1 महीना लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है, ये एक ऐसा गैम्बल खेला है ट्रंप ने जो कोई भी बड़े से बड़ा अमेरिकी सदर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंगें छेड़ी हैं वो भी ये वाला मामला नहीं छेड़ सके, क्योंकि उनको पता है और बड़े बड़े अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वार्न कर चुके हैं कि इसमें अमेरिका का भी कोई फायदा नहीं है। तो गजा से नाज़रीन जो क्राइसिस शुरू हुआ था वो अब आप देखिए कि पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले चुका है। ये जो आप देखिए कि सारी जंगें हैं, इन्होंने इकोनॉमी को डैमेज किया और फिर रेफ्यूजीज का एक सैलाब आया, उससे पूरा उनका निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ, उनकी इकॉनमीज मुतासर हुई। अब वो अपनी इकॉनमीज को बचाने के लिए
टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ ने जो है वो पूरी दुनिया को बहरान के अंदर डाल दिया है। तो बेस लाइन क्या है? पीछे वो जंगें हैं, वो गजा का क्राइसिस है और माजी की जंगें हैं, चाहे वो इराक वॉर और चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो, वहां पर जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया किए, तो अब इकोनॉमी जो है वो इतना कर्जा चढ़ गया। देखा ना, इतना कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है, इकोनॉमी डैमेज है, तो उसको बचाने के लिए अब वो टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ ने पूरी दुनिया को बहरान में धकेल दिया। तो कहीं ना कहीं इजराइल है, यानी इस सारे बहरान में भी दुनिया को इस बहरान की तरफ धकेलने में, जिसके अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं। जब ग्लोबल इकोनॉमी हिट होगी तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसका मतलब क्या है। उसके पीछे वही इजराइल की जंगें हैं और इजराइल की एक्सपेंशन पॉलिसीज हैं। तो इस वक्त हंगामी दौरे मुल्कों के आपस में हो रहे हैं कि भाई आगे क्या करना है, किसके साथ जब चलना है। और अब आप देखिए ये कितनी हंगामी सूरत हाल है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स अमेरिकी मार्केट में सेल नहीं होंगी तो फिर आपको किसी और यानी सारी दुनिया अपना सामान जाकर अमेरिका में बेचती है। अब टैरिफ लग गए, उनका सामान वहां पर नहीं बिक सकता है, तो अब आपको वो अपनी जो सप्लाई है वो रीडायरेक्ट करनी है किसी और मार्केट में। तो उससे क्या होगा, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे यूरोप मार्केट है, यूरोपीय यूनियन की मार्केट है, अमेरिका सामान जा रहा है पूरी दुनिया का, वहां पर लग गए टैरिफ, वहां पर वो जा नहीं सकता, बिक नहीं सकता, वो रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा यूरोपीय यूनियन में। तो यूरोपीय यूनियन के मार्केट में ऑलरेडी ये ममालिक जो हैं वो सामान तो भेज रहे हैं, अब अमेरिका की तरफ उनका जाने वाला सामान भी यूरोपीय यूनियन में आ गया। तो मार्केट में क्या हो गया, ओवर सप्लाई हो गया, तो कीमतें नीचे गिर गई। कीमतें नीचे गिर गई तो कंपनीज दिवालिया हो गई। भाई जो चीज वो 50 रुपए की बेच रहे थे अमेरिका में, अब यूरोपीय यूनियन में वो बेचनी पड़ेगी 20 रुपए की। तो पीछे तो सारा निजाम हिल गया ना, आपकी सारी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हिल गई। तो यही वो बात है जिसको बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज दिवालिया होने जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरत हाल छिड़ गई है ना, बड़े बड़े मुल्क दिवालिया होने जा रहे हैं। ये हम कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, लिखा जा रहा है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहे हैं। और खासकर यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो भी दिवालिया हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज है इन मुसलसल जंगों की वजह से, खासकर यूक्रेन जंग और फिर जो एनर्जी का क्राइसिस है, ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यूरोप के कई मुल्क जो है वो दिवालिया हो सकते हैं, ये इकोनॉमिस्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया ये वो ममालिक हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज हैं। यानी उनकी इकोनॉमी सारी किस चीज के ऊपर खड़ी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर उनकी सारी इकोनॉमी खड़ी है। तो एक्सपोर्ट का तो मेजर हिस्सा उनका अमेरिका जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि ओवर सप्लाई, अगर अमेरिका में नहीं बेचेंगे तो वो सामान किसी और मार्केट में बेचना पड़ेगा। उस मार्केट में उनका सामान ऑलरेडी जा रहा है, तो वो सारा सामान जो है वो ओवरऑल उसकी वैल्यू नीचे गिर जाएगी। तो वो ओवरऑल उनकी इकोनॉमी को जो है वो हिट करने जा रहा है। एक तो अमेरिकी मार्केट से आउट, दूसरी तरफ जो बाकी मार्केट्स हैं उसमें भी तो उनकी कीमतें नीचे गिरेंगी ना, ओवर सप्लाई हो जाएगा। अगर ओवर सप्लाई से बचाना है तो पीछे आपको इंडस्ट्रीज बंद करना पड़ेंगी, सामान जो तैयार हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज पीछे बंद होंगी। तो ये तो आप समझ ले कि इन मुल्कों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया है। ये इकोनॉमी का न्यूक्लियर अटैक है जो इन मुल्कों के ऊपर हो गया है। यानी कि इतना बड़ा क्राइसिस वो आज तक उन्होंने फेस नहीं किया। मैंने आपके सामने पूरी सूरत हाल मुख्तसर रखी है कि ये कितना बड़ा मामला है। ये उन पूरे मुल्कों को खतरे में डालने की जब मुतरादिफ है, इसलिए ये हंगामी सूरत हाल है और चीजों को हंगामी सतह के ऊपर जब वो तय करना है। अब इस सब का जो असर है फलस्तीन पर कैसे पड़ेगा, इस सब का असर जब ईरान के ऊपर कैसे पड़ेगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर जब वो किस तरह से पड़ेगा, और गजा में क्या सीजफायर हो सकेगा, या फिर आप नोट करें कि ट्रंप ने पूरी दुनिया में बहरान खड़ा कर दिया है और पूरी दुनिया जो है वो अपना रिएक्शन भी दे रही है। जैसे साउथ कोरिया ने कहा कि वो आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर वाशिंगटन भी जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप किस बंदे के साथ लंबी लंबी मीटिंग्स कर रहा है, एक ही शख्स है और वो है नेतन्याहू। ट्रंप ने ये पिछला पूरा वीक नेतन्याहू के साथ गुजारा है। जब से ट्रंप आया है कोई भी ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जिसके साथ ट्रंप ने पूरा वीक गुजारा हो। तो वहां पर बैठकर, यानी पूरी दुनिया क्राइसिस में है और ट्रंप किसके साथ बैठा हुआ है, नेतन्याहू के साथ बैठा हुआ है। एक मुलाकात नहीं, पूरा वीक ही नेतन्याहू के साथ उसने गुजारा है। तो क्या प्लानिंग वहां पर हुई है? क्या यह प्लान हुआ है कि गजा में लंबी जंग करनी है, फिर ईरान पर हमला करना है और मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जो हेजेमनी है उसको रिस्टोर करना है? और नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में यह कह चुका है
कि मिडिल ईस्ट से बढ़कर हम पूरी दुनिया को रीशेप करने जा रहे हैं। ये नेतन्याहू का बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो वहां पर वो क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो कामयाब होंगी या नहीं होंगी वो तो एक अलग बात है, वक्त बताएगा। अभी तक इजराइल को नाकामी हुई और आगे भी नाकामी होगी। जो ट्रंप की कैलकुलेशन है, तिजारती जंग हो, बाकी सारी ये जंगें, उसमें भी उसको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। लेकिन खतरनाक पॉइंट ये है कि ट्रंप सोच क्या रहा है और नेतन्याहू और ये बैठकर क्या प्लानिंग्स करते रहे। अभी एक नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हो जाएगा इसी वीक, और विटकॉफ ने कहा है कि वो कतरी ऑफिशियल से मिलेगा संडे को, ठीक है। और इसके साथ जो है वो विटकॉफ ने कहा है कि होपफुल ऑन गाजा सीज फायर नेगोशिएशन, और ट्रंप ने कहा है कि इसी वीक जो है वो सीज फायर मुतवक्के है। अब अगर आप नोट करें तो इसमें हमें यह पैटर्न नजर आ रहा है कि एक बार फिर टाइम बाय किया जा रहा है। यह तीसरा वीक है कि जब ट्रंप ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि इस वीक सीज फायर हो जाएगा। पिछले जो दोनों वीक गुजरे हैं उसमें ट्रंप ये अनाउंस कर चुका है कि इस वीक, तो ये तीसरा वीक है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कुछ टाइम बाय करके दे रहा है नेतन्याहू को। एक बात जो हमने आपके सामने रखी थी कि नेतन्याहू ये चाहता है कि ये पूरा महीना जो है वो गुजर जाए, क्योंकि इस मंथ के एंड तक जो पार्लियामेंट है इजराइल की वो रिसेशन के ऊपर चली जाएगी, फिर नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो नहीं गिराई जा सकती है। तो इजरायली सेटलर जो है वो इंतजार कर रहे हैं सीज फायर का। तो ये अनाउंस अगर खुलकर, यानी ट्रंप नहीं कर रहा कि सीज फायर नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, सीज फायर हो रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने कल कहा कि हमास नहीं मान रही, फलाना नहीं हो रहा, लेकिन ट्रंप ने फिर, तो ऐसा लग रहा है कि वहां से एक टाइम बाय दिया जा रहा है। और नेतन्याहू की जो प्लानिंग है कि ये मंथ जो है वो गुजर जाए, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीज फायर जो है वो पहले दिन से एक कॉल की मार है और वो कॉल अभी तक नहीं हो रही है। दो टोक अल्फाज में जिस दिन अमेरिका कह देगा, और अगर आप नोट करें तो ये इजराइल की जंग है ही नहीं, ये अमेरिका की जंग है इस वक्त। आप देखें, इससे पहले वेपन, मनी, एयर सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट सारा वो दे रहे थे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट सारा कुछ वो कर रहे थे। अब इस वक्त अगर आप सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि अमेरिकन बरह रास्त गजा के अंदर मौजूद हैं। आंखों पर कोई पर्दा डाल ले तो अलग बात है। ये जंग इस वक्त अमेरिका बरह रास्त गजा में आकर लड़ रहा है। ये जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर फॉर्मर सीआईए के लोग आकर बैठे हुए हैं, फॉर्मर आर्मी के, डिफेंस के लोग आकर बैठे हुए हैं, ये किसने अलाउ किया इनको? बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप किसका है? क्या उसमें ट्रंप इंतजामिया की जो सपोर्ट है वो शामिल नहीं है? इन्होंने तो बाकायदा पैसे पकड़े हुए हैं, किसी से कितने मिलियन, किसी से कितने बिलियन पकड़े हुए हैं कि तुम्हें वहां पर ये जगह देंगे, तुम्हें ये होटल देंगे, तुम्हें फलाना प्लॉट देंगे। तो आप नोट तो करें, इस वक्त हजारों फलस्तीनी जो हैं शहीद और जख्मी हो गए हैं 8 साइट्स के ऊपर। उन 8 साइट्स के ऊपर कौन तैनात है? यही फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर्स, सो कॉल्ड फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर्स, वही गोलियां चला रहे हैं। फिर वहां पर ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है कि ये घरों को डिमोलिश कर रहे हैं, ठीक है। तो घरों को डिमोलिश करना भी तो जंग का हिस्सा है। तो अमेरिकन सुबराज इस जंग में शरीक हो चुके हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम के ऊपर, और वो घर गिरा रहे हैं। भाई पहले आए वो ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे हैं, फिर वो 8 साइट्स के ऊपर गोलियां चलाकर हजारों फलस्तीनियों को मार चुके हैं और जख्मी कर चुके हैं, और अब उनके घर भी गिरा रहे हैं। 24/7 उनके घर गिरा रहे हैं वो। तो इससे आगे जंग, फलस्तीनियों को मार रहे हैं और एड भी रोकी हुई है और घर भी गिरा रहे हैं, और जंग में शामिल होना क्या होता है? तो यहां तो अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल हो चुका है। तो इसलिए यह तो मामला बड़ा खतरनाक है। ईरान से जो बात सामने आ रही, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि नेतन्याहू फेल हो चुका है हमास के हराने में और ईरान को शिकस्त देने में, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने में। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज अजब बात बताई। वो कह रहे हैं 2 लाख फाइटर्स हमास के पास तैयार हैं। अगर सीज फायर नहीं होता और ये जंग आगे जारी रहती है तो इजराइल का कोलैप्स तय है, और इजराइल कभी अपने इस डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव ना कर सकेगा, ना ईरान के खिलाफ, ना ही हमास के खिलाफ। व्हाट इज नेतन्याहू स्मोकिंग? आरगची स्लैम्स इजरायली इन्फ्लुएंस ओवर यूएस। साथ उन्होंने अमेरिका के लोग जो ऑलरेडी वहां पर मूवमेंट चल रही है, उन्होंने मैसेज दिया है कि नेतन्याहू जो है वो कैसे अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है, जंगों की तरफ जो वो धकेल रहा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नेतन्याहू जो ट्रंप जो है ये डिल्यूजन्स का शिकार हैं और फेल्ड लीडरशिप है इसकी। गजा में भी इन अटेम्प्ट्स टू डिरेल ईरान पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने में और गजा में भी किसी अस्करी कामयाबी में ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट गजा में इस जहरियत को, और एंड रिजल्ट क्या है? इजरायली मिलिट्री क्वागमायर में एक दलदल में वहां पर फंस चुकी है, और अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं नेतन्याहू के। 2 लाख न्यू हमास फाइटर्स ये रिक्रूट हो गए हैं। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा बात नहीं कर रहा है। 2 लाख नए फाइटर्स, अरेस्ट वारंट तुम्हारे खिलाफ जारी हैं, फौज तुम्हारी वहां पर एग्जॉस्ट हो चुकी है और क्वागमायर में फंस चुकी है। नेतन्याहू's campaign has
नॉट ओनली फेल्ड बट बैकफायर्ड। ना सिर्फ इसकी ये सारी जारियत फेल हो गई है बल्कि बैकफायर कर गई है, क्योंकि इजराइल खुद डैमेज हो रहा है, इजराइल खुद कोलैप्स हो रहा है। अगर अमेरिका ने इस 12 दिनों की जंग में इंटरवीन ना किया होता, इजराइल उसी महीने कोलैप्स हो गया होता। ये बात तो अब सारे कर रहे हैं। ये स्टीव बैनन ने कहा कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका आया, 125 जंगी तैयारी और B-2 बॉम्बर्स और 57 जो बॉम्ब है जीबी, तो वो भेजे, ठीक है ना। तो अमेरिका इंटरवीन ना करता तो इजराइल फारग था। तो ये सारी जो इसकी जारियत है वो बैकफायर कर चुकी है। पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन का शिफ्ट आया है वो आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि वेस्ट में यानी उनको तो अपनी पड़ गई है कि अपनी इकोनॉमीज कैसे बचानी है। वो इजराइल की सपोर्ट करेंगे, इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब अहमियत बहुत ज्यादा है कि आप किस मार्केट में जाकर सामान बेचेंगे। तो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासकर गल्फ के ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां पर लोग अफोर्ड करते हैं महंगी चीजें खरीदने की, तो आपको उनके साथ जाकर बात करनी पड़ेगी। तो यूरोप को अपना स्टांस है वो बदलना पड़ेगा। तो ये कलेक्टिव वेस्ट जो है ना वो हमें फॉल कर रहा है, और वहां पर जो तब्दीली आ रही है वो इजराइल के ऊपर जो है उसका असर होगा। हंड्रेड्स ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो तैयार हैं, और उन्होंने बताया कि 40 ईयर्स चूंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है, और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे साइंटिस्ट शहीद हुए हैं, वो हर बंदा दर्जनों नए साइंटिस्ट तैयार करके गया। तो इन कलेक्टिवली हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। और नेतन्याहू इज ओपनली डिक्टेटिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका को उन्होंने पैगाम दिया है कि अमेरिकन लोगों को कि ये कैसे डिक्टेट कर रहा है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को। और ईरान विल एक्सेप्ट एनीथिंग अ वांटेड वॉर क्रिमिनल हैज टू से। कोई भी ऐसी चीज, अब ये मतलब वॉर क्रिमिनल हमें बताएगा कि हमने ये करना और ये नहीं करना। व्हाट एग्जैक्टली डज द मोसाद हैव ऑन द व्हाइट हाउस। कैसे व्हाइट हाउस में मोसाद इन्फ्लुएंस कर रही है। तेहरान अनमूव्ड बाय प्रेशर, कोर पोजीशन रिमेन फर्म। बिल्कुल हमारी पोजीशन अनचेंज्ड है। और आप देखिए ट्रंप की फुलिशनेस ने, ईरान मुज़ाकरात कर रहा था, अब ईरान मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ना न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ, ईरान को ज्यादा लेजिटिमेसी हासिल हुई, और आज ईरान के पास ज्यादा ये जवाब मौजूद है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। आज उनके पास ज्यादा जवाब मौजूद है, और अरब भी कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। तो ये टोटल एक स्ट्रेटेजिक एरर था, एक फुलिशनेस थी जो ट्रंप ने की है। अच्छा, इसी के साथ आप देखिए इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो पहुंच गए हैं यूरोप, और संडे के दिन पहुंचे हैं। वेरी अनयूजुअल और हंगामी हालात इसलिए हैं कि देखें आपका सामान तैयार पड़ा हुआ है, सामान आपका तैयार पड़ा हुआ है, वो आपने बेचना है, जहां पर बेचना है वो मार्केट बंद हो गई आपके लिए। यानी टैरिफ लग गए, आपकी 20 की चीज 50 की हो गई, अब वो वहां पर बिक नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर दूसरी प्रोडक्ट्स बिकेंगी। और जैसे ट्रंप की कैलकुलेशन है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहां पर बिकेंगी, आपके लिए वो मार्केट बंद हो गई। तो आपका वो सामान तैयार पड़ा हुआ है, तो वो आगे जाकर बेचना है। और पीछे जो इंडस्ट्रीज आपने लगाई हुई हैं वो तो सामान मुसलसल तैयार कर रही हैं। तो अगर वहां पर आगे नहीं बिक रहा, तो जो ऑलरेडी तैयार पड़ा हुआ है वो नहीं बिक रहा, और दूसरा पीछे से तो तैयार हो रहा है, तो आपको वो इंडस्ट्रीज रोकना पड़ेगी। इंडस्ट्रीज रोकेंगी तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मिलियंस में। तो इतने हंगामी हालात हैं कि आपने घंटों में फैसला करना है, आपने दिनों के अंदर चीजों को तय करना है, नई मार्केट्स तय करनी है, नए मुहाजे करने हैं। वरना आपकी इंडस्ट्रीज बंद, आपकी इकोनॉमी गई, आपके मिलियंस ऑफ लोग जो है वो जॉब से फारे हो गए, और इन्फ्लेशन का तूफान आ रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिरने वाली हैं, बहुत सारे मुल्क दिवालिया हो सकते हैं। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जब बात कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं, यूरोपीय यूनियन जो है वो रिस्पॉन्ड करने जा रहा है अमेरिका को, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन से काफी मुल्कों से ये रिएक्शन आ रहा है कि हम अमेरिका को रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर यूरोपीय यूनियन रिस्पॉन्ड कर गया अमेरिका को, तो ये कलेक्टिव वेस्ट इतनी तेजी के साथ फॉल करेगा कि आप वो देखेंगे कि कलेक्टिव वेस्ट किस तरह तेजी के साथ फॉल कर रहा है। तो ये मतलब बिल्कुल सूट नहीं करता था अमेरिका को भी और यूरोपीय यूनियन को कि ये आपस में लड़ें। और वेस्ट की ये तमाम ममालिक है ना, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वेस्ट के ममालिक हैं। तो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, एक दूसरे की इंडस्ट्री को डैमेज कर रहे हैं। और आगाज अमेरिका ने किया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन और साउथ कोरिया, जापान ये नहीं चाहते कि ये तिजारती जंग किसी तरह से आगे बढ़े। तो प्रेसिडेंट जो है सील्स ईयू ट्रेड डील मीट्स किंग फिलिप इन ब्रसल्स, ठीक है। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जो है वो ब्रसल में टू सील ईयू डील अमिड यूएस टैरिफ थ्रेट। अब हंगामी, और यूरोप के साथ जाकर उन्होंने डील कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया है, और बहुत सारी चीजें हुई हैं।
EU grants Indonesia multi-entry Schengen visa as landmark trade deal nears completion. लैंडमार्क ट्रेड डील हुई है, 7 शेंजन वीजा जो है वो इंडोनेशिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हासिल होगा। 29 कंट्रीज हैं जिसमें उनकी एंट्री हो सकेगी। मतलब दुनिया मामलात इंडोनेशिया की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। वहां पर मिनरल्स भी हैं, शिपिंग लेन्स भी, बहुत कुछ, यानी इंडोनेशिया को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स फॉर इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स। President apologized to meet European Commission on Sunday. This is unusual but important. ये खुद प्रेसिडेंट ऑफ जो हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने कहा कि संडे को मैं पहुंचा हूं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, एक वैसे ही एक अलामती और उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा कि ये अनयूजुअल है कि संडे को आना पड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे सिर्फ आप अंदाजा लगा लें कि कितना जरूरी है चीजों को फौरी तय करना। और अगर ट्रंप इसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं वो टैरिफ वापस नहीं लेगा, तो आप देख रहे हैं दुनिया अमेरिका की तरफ नहीं जा रही है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अमेरिका नहीं पहुंचे हैं कि आप हमें रिलीफ दें। ठीक है, और जो अमेरिका जा भी रहे हैं वो उनकी टर्म्स मानने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि दुनिया अपने फैसले कर रही है। तो इतनी तेजी के साथ दुनिया अमेरिका के हाथ से निकलेगी ना कि अमेरिका देखता रह जाएगा। ट्रंप को सबसे बड़ा घमंड यही है ना कि अमेरिकी इकोनॉमी में अगर उनकी चीजें नहीं बिकेंगी तो दुनिया के मुल्क जो वो दिवालिया हो जाएंगे, और इसलिए उनको सरेंडर करना ही करना है। ठीक है ना, सारे मुल्क जो वो पैरालाइज हैं, वो अमेरिकन इकोनॉमी के बगैर रह नहीं सकते, ये उसका सबसे बड़ा घमंड है। अगर दुनिया के ममालिक ने एक दूसरे के साथ ट्रेड कर दी तो फिर अमेरिका तो फारिग। ठीक है ना, और जो ट्रंप सोच रहा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से अमेरिका में स्टार्ट हो सके। और वो इकोनॉमिस्ट उस पर लंबी बात कर चुके हैं। जो पहले टैरिफ लगे थे उस पर भी हमने उस वक्त तफसीली बात की थी कि ये जो सारा उसका है ना कि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से अमेरिका में स्टार्ट हो, ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल नहीं है। और अमेरिका की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से ज्यादा मॉडर्न है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को वो पिछली सदी में पीछे छोड़ आए हैं। दुनिया की सबसे मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी अमेरिका की है, तो वो अमेरिका को 50s में लेकर जाना चाहता है, पिछली सेंचुरी में लेकर जाना चाहता है। तो इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है और जो कोई अचीव हो जाएगी। साउथ कोरिया वॉन्स यूएस चिप टैरिफ थ्रेटन इकोनॉमी ग्लोबल सप्लाई। साउथ कोरिया की बहुत अहमियत है। अब ये 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाई जो चिप की है ये साउथ कोरिया मैनेज करता है। 40% की हम बात कर रहे हैं। 1% भी जब हम बात करते हैं ना ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल सप्लाई का, तो उसका मतलब क्या होता है। यहां पर हम 40% बात कर रहे हैं। तो साउथ कोरिया पर लग गए हैं टैरिफ। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मामला तय नहीं हो रहे, साउथ कोरिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आखिरी अटेम्प्ट में वॉशिंगटन जा रहे हैं और उन्होंने कहा हमारे मामला तय ना हुए तो फिर एक तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी हिट होने जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी सैमसंग ये सारे हिट होने जा रहे हैं, और ग्लोबल सप्लाई, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। साउथ कोरिया ने वार्न किया है। उनकी जो बैकबोन है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो हिट होने जा रही है, यानी कमर टूटने जा रही है ना आपकी इकोनॉमी, आपकी वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर आपका सारा मुल्क चल रहा है वो हिट होने जा रहा है, तो आपकी कमर टूटने जा रही है। उन्होंने वार्न किया साउथ कोरिया ने कि प्लान्ड जो टैरिफ है एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट ऑन August 1st could deal a severe blow to national champions like Samsung Electronics and SK Hynix and potentially disrupt the global supply chain। Samsung हिट होने जा रहा है। सबसे ज्यादा जो साउथ कोरिया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर चिप्स एक्सपोर्ट करता है। जो साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट है उसका 20% जो है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। यानी अगर आपकी $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं तो आपकी $20 बिलियन जो है वो अमेरिका में जा रही हैं। तो अब $20 बिलियन के लिए आपकी कितनी इंडस्ट्रीज लगी होंगी, तो अब वो $20 बिलियन अमेरिका तो नहीं जा सकती, या तो इंडस्ट्रीज पीछे बंद करेंगे और फिर दूसरा ओवर सप्लाई का मसला है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो हिट होने जा रही है। और वो कह रहे हैं कि हम एक्सटेंसिव कंसल्टेशन जो है वो कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। और फाइनेंस मिनिस्टर अनदर ट्रिप टू वाशिंगटन इज प्लान्ड बिफोर द डेडलाइन। 1 अगस्त से पहले एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर जो शेड्यूल है दौरा एक होगा वाशिंगटन का, लेकिन अब ट्रंप किसी ऐसे मूड में नहीं लग रहा कि इसको वो रिवर्स करेगा। वो वहां पर सरेंडर ही मांगेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इसको रिवर्स करेगा। तो दुनिया ने फैसला करना है।
चिप के ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन जब बढ़ रही हैं। 19% of its total export and serving as a key growth driver, like Samsung and SK Hynix, together control more than 60% of the global memory chip market. अब जरा वो मैं स्टैट्स 40% की बात कर रहा था। ये जो दोनों उनकी कंपनीज है, सैमसंग भी चिप्स बनाती है और SK हाइनेक्स जो है, ये टुगेदर 60% ग्लोबल मार्केट जो है उसको ये मैनेज करते हैं। 60% सप्लाई साउथ कोरिया से आ रही है। वाइटल नॉट जस्ट टू कोरिया इकोनॉमी बट द वर्ल्ड वाइड टेक मैन्युफैक्चरिंग। अब आप जरा देखिए, गजा से बहरान शुरू हुआ, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पर हमला, इराक पर हमला, लीबिया पर हमला, सूडान सोमालिया पर हमला, जंगें कर करके इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने बर्बाद किए। अब कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, हम टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ के नतीजे में पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो रहा है। 60% वो टेक ये देते हैं, यानी चिप्स जो है वो ये देते हैं। अब चिप्स किस लिए होती हैं भाई? टेक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है ना। तो जिन जिन मुल्कों को टेक ये चिप्स जा रहे हैं उनको मुतासिर होंगे, तो उन मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल टेक्नोलॉजी वो सारी मुतासिर होने जा रही है। भाई चिप्स जाएंगे तो बनेगा ना सामान। तो वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो मुतासिर होने जा रही है, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो टेक मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि चिप्स आएंगी तो टेक बनेगी ना। 60% तो साउथ कोरिया देता है। तो वो कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो टेक मैन्युफैक्चरिंग है वो हिट होने जा रही है। डायरेक्ट थ्रेट टू द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। अमेरिका ये चाहता है कि वो फॉरेन जो कंपटीटर्स हैं उनको कमजोर करे एंड रीशोरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग। अब आप देखें, अमेरिका इनका प्रोटेक्टर था, अब उनकी जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको वो डैमेज कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि उसकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो ऊपर आए और बाकी तमाम जो उसकी इंडस्ट्री है वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका के अंदर हो। अब वो कहता है एप्पल भी वापस आए, फलाना सारे वापस आए, बाकी दुनिया की कंपनीज को कह रहा है कि वो वहां पर अपने प्लांट्स लगाएं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है, जिसमें सबसे बढ़कर चिप की मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। टैरिफ अनसर्टेनिटी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन मुल्कों का अंदाजा हुआ है कि अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यानी एक दफा टैरिफ लगे, उसको गलती समझा गया कि ठीक है यार, ट्रंप को अंदाजा नहीं था, देखें ट्रंप ने वापस भी तो ले लिया ना। तो एक दोबारा से ट्रस्ट को बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो दोबारा टैरिफ लग गए हैं उसके बाद तो इन मुल्कों को यकीन हो गया है कि यहां पर कोई प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रस्ट और सर्टेनिटी नहीं है। कभी भी ट्रंप या कोई और अमेरिकी सदर जो है वो आएगा और कुछ भी कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस नहीं हो सकती है। विद एक्सपोर्ट कंप्रोमाइजिंग मोर देन 40% ऑफ साउथ कोरिया जीडीपी, द स्टेक्स आर हाई। देखिए ना, ये बड़े जबरदस्त मुल्क हैं, बड़े मेहनती लोग हैं और आप इनकी तरक्की का सफर देखिए। आप जरा नोट करें ना, जापान न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा और सरेंडर किया और उनके जो लीडर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि अब हथियार डालने का वक्त आ गया है और बेलचे उठाने का वक्त आ गया है। ठीक है, ये उन्होंने अनाउंस किया था। यानी अब हम तो जापान जो है वो फ्रॉम द रूइंस जो है, तबाह हाल से जापान इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, दुनिया के मतलब सबसे ज्यादा ब्रांड जापान के हैं। तो एक कौम है और उसके पीछे स्ट्रगल है फॉर मैनी डेकेड्स। और जैसे साउथ कोरिया एक मेहनती कौम और उनका फोकस इकोनॉमी है, जीडीपी है, इंडस्ट्रीज हैं, लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, एक सिलसिला चल रहा है। साउथ कोरिया की जीडीपी जो है उसका 40% एक्सपोर्ट से आता है, यानी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वो चीजें बना रही हैं, बाहर बेच रही हैं, 40% वो वहां से आ रहा है। यानी आपकी अगर $100 बिलियन की जीडीपी है, टोटल आपकी जीडीपी है, जिसमें $40 बिलियन आप चीजें बेचकर कमाते हैं, तो $40 बिलियन तो गए। तो अब आपका मुल्क कैसे चलेगा, मामलात कैसे चलेंगे? वो $40 बिलियन तो आपके हिट हो गए, तो आपका पूरा निजाम ही हिट हो गया। तो एक मतलब कौमें हैं, उनकी मेहनत है, उनकी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, और उनके ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त आ गया है जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये वार जब अमेरिका की तरफ से होगा। मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियर अटैक है इन मुल्कों के ऊपर, क्योंकि उनका पूरा निजाम हिल गया ना, आपकी इकोनॉमी हिल गई तो आपकी ताकत हिल गई। South Korea is not alone. Many countries face similar risk from Washington. Unpredictable use of tariff, which have become a key US policy lever under President Donald Trump. There is no such thing as a painless agriculture negotiations.
दैट डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ मे लाई अहेड। और साथ जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से भी उनके मामला चल रहे हैं और उस पर भी साउथ कोरिया वो कह रहा है कि बड़ा उनके लिए मुश्किल है उसके ऊपर भी निगोशिएट करना। तो देखें, आखिरी बात यह है कि अब देखना है सबने चाइना की तरफ, क्योंकि दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना है। और आपको पता है साउथ कोरिया सबसे ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट कहां पर करता है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो चाइना में करता है। तकरीबन 21% जो 2024 की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना में थी और 19% उसकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका में, यानी दूसरे नंबर पर उसकी एक्सपोर्ट्स है वो अमेरिका में। तो दुनिया अब देखेगी चाइना की तरफ। चाइना को अब इस माहौल में आप माइनस नहीं कर सकते सारी सूरत हाल में। और यूरोप का विजिट भी चाइना का हो रहा है, चाइना ने भी सबको दावत दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब वो चाइना का दौरा, तो साउथ कोरिया जापान सोच रहे हैं कि भाई चाइना से हम सुलह क्यों ना कर लें, हमारा क्या मसला है भाई। साउथ कोरिया है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो चाइना में कर रहा है, तो ये मुल्क पागल तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है कि अमेरिका को पैसे भी देंगे, उसके कहने पर चाइना से लड़ेंगे भी सही, उल्टा फिर टैरिफ भी बर्दाश्त करेंगे। तो ये बेवकूफ तो नहीं है। ट्रंप समझता है कि बेवकूफ है, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है। और अगर आप इस वक्त नोट करें तो दुनिया अपने फैसले कर रही है, अपने मुताबिक चीजों को लेकर चल रही है। अमेरिका उसमें कहां खड़ा है, बस दुनिया में उसने बहरान पैदा कर दिया है। तो ऐसे तो हमें कोई लहर नजर नहीं आ रही कि सारे भागे चले जा रहे हैं और वाशिंगटन के कदमों में, ट्रंप के कदमों में बैठ रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम खाए। ऐसा तो कुछ होने जा रहा नहीं है, ना ही कौमें। और ये जो कौमें हैं जिन्होंने मेहनत से आगे वो बढ़े हैं, ये ऐसे बिलीव भी नहीं करते हैं कि जाकर किसी के कदमों में बैठेंगे ऐसे इनकी इकॉनमी चलेगी। ये इस चीज के ऊपर बिलीव भी नहीं करते हैं और ना ही किसी की इकॉनमी इस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो ये इस वक्त की नाज़िर सूरत हाल है। अब इसका असर मिडिल ईस्ट के ऊपर कैसे होगा, और जो कलेक्टिव वेस्ट फॉल कर रहा है, इजराइल की क्या बदमाशी जारी रह सकती है? किसी तौर नहीं रह सकती, खासकर जब वो वैसे भी उसकी आर्मी एग्जॉस्ट है, वो हार चुका है और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो चैलेंज हो चुकी है। तो ये इसकी जना खाम ख्याली है कि हम मिडिल ईस्ट को भी बदलेंगे और फिर दुनिया को भी रीशेप करेंगे। तो ये इसकी खाम ख्याली है। उल्टा नतीजा यही होगा कि इजराइल मुकम्मल तौर पर अपने खात्मे की तरफ जाएगा। इसका नतीजा अल्टीमेटली यही होगा। बड़ी बड़ी कॉलोनीज खत्म हो गई, ये इस सेंचुरी की आखिरी कॉलोनी है और इसको बहरहाल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। जो रवैया इसने इख्तियार किया हुआ है उस वजह से। तो ये तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।